बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का क्लास 12 ज्योग्राफी के रिवीजन सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, जो कि आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, जो कि आपके एमसीक्यू बेसिस है। इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था वहां हमने शॉर्ट आंसर टाइप, रॉन्ग आंसर टाइप यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को कवर किया था। तो यहाँ भी हम एमसीक्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चन जो वहां कवर नहीं हुए होंगे तो उनको भी डिटेल में कवर करेंगे, और किस तरह से एक एमसीक्यू के थ्रू कई दूसरे एमसीक्यू भी बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, which one of the following type of agriculture is concerned with the production of a single crop? तो ऑलरेडी ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर किया है कि कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जो कि सिंगल क्रॉप के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखने के साथ आपको जो है आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है मिक्स फार्मिंग एंड ऑप्शन डी है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। So the correct answer is what? Correct answer is option B, that is the plantation agriculture. Okay? अब ये plantation agriculture क्या है? तो obviously आपके MCQ में ही आंसर था सिंगल लाइन कि एक ऐसा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी which is actually specialized in the single crop, right? और वो जो है आपका कैपिटल इंटेंसिव होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, ये सारा फीचर पढ़ा है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि इन नामों से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने दे दें कि इनमें से कौन से आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और कौन से नहीं है। तो कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं? आपका टी, नेक्स्ट है कॉफी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पॉम, शुगर कैन, बनाना एंड पाइनएप्पल। दीज आर द प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। Now question number 2, in which one of the following countries has cooperative farming been the most successful? तो कौन से कंट्री में cooperative farming जो है most successful है? That is options are option A Denmark, option B Germany, option C France and option D England. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो चेक करते हैं। The correct answer is option B, that is Denmark, right? तो डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए दैट इज डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डेनमार्क में क्या है? डेनमार्क में कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है मोस्ट सक्सेसफुल है, एंड दिस कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर। तो इन डेनमार्क द मूवमेंट हैज बीन सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? तो अगर यहाँ से पूछा जा सकता है नेम ऑफ द कंट्री वेयर practically every farmer is a member of cooperative, right? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर प्रैक्टिकली एक एक फार्मर भी जो है इंडिविजुअली भी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के पार्ट है? तो दैट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री डेनमार्क। एंड सम अदर यूरोपियन कंट्रीज जहां पर कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज व्हाट? दैट इज नेदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एंड Italy, etc. So these are the European countries, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy, जहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग। लेकिन सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कहाँ है? डेनमार्क। क्यों सक्सेसफुल के रूप में माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल फार्मर भी जो है दे आर द पार्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which among the following is the largest region of commercial dairy farming? तो अब कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का लार्जेस्ट रीजन कौन सा है? ऑप्शन ए है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ऑप्शन बी दैट इज कनाडा रीजन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड रीजन एंड ऑप्शन डी साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन से ऐसे रीजन है जहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, और वो बहुत लार्जेस्ट जो है वहां पर प्रैक्टिस की जाती है, लार्जेस्ट रीजन ऑफ द कमर्शियल डेयरी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है, राइट?
तो देयर आर 3 मेन रीजन। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, लेकिन इसके अलावा और कहाँ पर आपका डेयरी फार्मिंग जो है कमर्शियल पर्पस में प्रैक्टिस की जाती है। सो द लार्जेस्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ऑलरेडी विद अस, बट आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप ये तो आपका फर्स्ट हो गया, बट द सेकेंड पोजीशन जो है अगर हम देखें इट इज गोज टू कनाडा। सेकेंड किसके पास है? कनाडा। एंड द थर्ड बेल्ट, तो यानी आपको तीनों नाम याद रखने, पहला तो पूछा गया, दूसरा भी पूछ सकते, तीसरा भी पूछ सकते, यानी या फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, राइट। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप फर्स्ट है, सेकेंड कनाडा है, एंड थर्ड कैटेगरी, थर्ड आपका कौन सा आता है? थर्ड रीजन विल इंक्लूड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। ठीक है, कौन सा? साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया, जहां पर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों आपका यहाँ पर डिस्कस हो गया, तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रक फार्मिंग। तो जिन जिन बच्चों ने हमारा पहला पार्ट जो है इसका देखा है, वहां हमने ट्रक फार्मिंग भी क्या है डिटेल में उसे स्टडी किया है, विद मैप के साथ स्टडी किया, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए वो लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप उसे वहां से कंप्लीट करेंगे, और इन 2 वीडियो से आपका प्राइमरी एक्टिविटीज जो है ना वो लगभग कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है? फ्रूट प्रोडक्शन, ग्रेन प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन या फिर वेजिटेबल्स प्रोडक्शन। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो आंसर इज व्हाट? दैट इज वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, राइट। तो याद रखिएगा, एक्चुअली ये टॉपिक हमने हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग इन सब में पढ़ा था, तो वहां पर आपने फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स सब देखा था, लेकिन ट्रक फार्मिंग कहाँ पर होती है? तो ट्रक फार्मिंग वहां पर होती है द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि ये नहीं कि आप भी बोलेंगे कि नहीं मैम ऑप्शन में तो फ्रूट्स भी तो दिया हुआ है। बेटा फ्रूट्स नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर फार्मर्स स्पेशलाइज किसमें है? स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली। द फार्मिंग इज नोन एज व्हाट? दैट फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। एंड क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो ट्रक से वन नाइट, ओवर ए नाइट में कवर किया जाता है, ताकि वो जो वेजिटेबल्स है वो फ्रेश जो है मार्केट में पहुंच पाए, और अगर वो फ्रेश वहां से ना पहुंचे तो उसकी डिमांड फिर क्या होगी? कम हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फूड एंड क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हाट? व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो किस तरह के एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? दैट इज द फूड और क्रॉप। तो नंबर 1 ऑप्शन ए में आपका मिक्स फार्मिंग, मेडिटेरेनियन, कोऑपरेटिव और कलेक्टिव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिलेटेड टू लद्दाख। ठीक है, अब इनमें से कौन सी कंट्री जो है दैट इज रिलेटेड विद लद्दाख? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन इंडिया एंड ऑप्शन डी ब्राजील। ओके, तो आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज मलेशिया। ओके, अब ये लद्दाख किससे रिलेटेड है? लद्दाख इज एक्चुअली रिलेटेड विद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो मलेशिया में से लद्दाख नाम से बुलाया जाता है। सो इन ट्रॉपिकल रीजन इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन ट्रॉपिकल रीजन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम। एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि झूमिंग कहा जाता है, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है उन इलाकों पे इसे झूमिंग कहा जाता है। मिल्पा कहा जाता है इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको पे। तो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या है? मिल्पा है। एंड लद्दाख कहाँ कहा जाता है? इंडोनेशिया एंड वे मलेशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो भाई मेडिटेरेनियन ओशन के चारों तरफ जो है मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ जो है जितने भी जो एरिया में जो फार्मिंग या फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है दैट इज मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर।
तो अब मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप्स, ऑप्शन बी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स एंड सिट्रस फ्रूट्स, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप एंड ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ फाइबर क्रॉप। तो इनमें से कौन सी जो है दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर? चलिए आंसर चेक करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ grapes and citrus fruits is the specialty of what? It is the specialty of Mediterranean agriculture. And Mediterranean agriculture is highly specialized commercial agriculture or viticulture. Viticulture is also known as what? So what is viticulture? Viticulture is also known as grape cultivation. It is a specialty of the Mediterranean region. Okay, and it is practiced in the countries on either side of the मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप एंड वेयर, यूरोप में प्रैक्टिस की जाती है और इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तुनिसिया से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक इसे प्रैक्टिस की जाती है, सदर्न कैलिफोर्निया में भी। ओके, सेंट्रल चिली, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट इन नामों को आपको जरूर से पढ़ना है। ऑलरेडी वी डिस्कस इन दी अर्लियर वीडियो, जहाँ पर हमने मैप के साथ डिस्कस किया, तो दोनों काम हमने किया था, मैप बेस्ड एक्टिविटी भी की थी इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लस इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, एंड दिस रीजन इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ व्हाट, व्हिच टाइप ऑफ फ्रूट? सिट्रस फ्रूट, राइट। तो आपने क्लास 11 की हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है कि दिस रीजन इज वेरी मच फेमस फॉर द वाइन। एंड नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तक जितने भी एमसीक्यू देखे दे वर द डायरेक्ट एमसीक्यूज, अब ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन कास्ट माइनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमारा टॉपिक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में जो भी हम नेचर से डायरेक्ट जो ले रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी। सो माइनिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, सॉरी प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, so read the following statement regarding what? Open cast mining and choose the correct option. Okay, एक एक statement आप पढ़िए। This is the cheapest way of mining. ठीक है, the output is in large quantity. Statement 3, it requires specially designed lifts, frame, and option 4, it requires special ventilation system. तो अब इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट? ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या है? ठीक है, अगर ओपन कास्ट माइनिंग आपको पता होगा तो आप इसके सारे पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपको ऑप्शन चूज करना। ओके, चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या। तो भाई इट इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो अब ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या है स्टूडेंट? ओपन कास्ट माइनिंग यानी कि जब सरफेस में माइनिंग है, जब हम डीप ड्रिल करके अंदर नहीं जाते, जैसे कि कोल माइनिंग की अगर हम देखें तो कोल माइनिंग में आप अंदर जा रहे हैं, झरिया बोकारो देखते हैं कि अंदर एकदम अंडरग्राउंड जाना पड़ता है, लिफ्ट से अंदर जाना पड़ता है ना। तो वहां पर टेक्नोलॉजी हाई लगती है क्योंकि अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करनी पड़ती है और रिस्की भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग इज एक्चुअली सरफेस माइनिंग, सरफेस से ही जो है सारा कुछ एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आपका क्या है 1 and 2 आर करेक्ट। तो एक बार 1 and 2 देखें तो ओपन कास्ट माइनिंग हम पूरा सरफेस से ही सारा कुछ कलेक्शन करते हैं। दिस इज द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग। ओके, एंड द आउटपुट इज इन लार्ज क्वांटिटी। आउटपुट यहाँ पर क्या बोला गया? लार्ज क्वांटिटी में होता है डेफिनेटली, क्योंकि एकदम हम सरफेस से कर रहे हैं। इट रिक्वायर स्पेशली डिजाइन लिफ्ट एंड ड्रिल। तो जब हम सरफेस के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो लिफ्ट एंड ड्रिल की हमें कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्या है? इट रिक्वायर स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम। ओपन ही है और कोई स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम की भी जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 and 2। ओके, सो ओपन कास्ट माइनिंग इज आल्सो नोन एज व्हाट? सरफेस माइनिंग, और सरफेस माइनिंग इज आल्सो नोन एज open cast mining is the easiest and the cheapest way of mining minerals that occur close to the surface. Okay, and overhead costs such as safety precaution and equipment is relatively low in this method. Okay, equipment वगैरह सब कुछ लो लगते हैं, and the output is both large and rapid. बहुत जल्दी भी होता है, large भी होता है। ठीक है, now question number 9, which one of the following features is correct regarding what?
रिगार्डिंग द गैदरिंग एंड वर्ड हंटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा जो फीचर है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ड गैदरिंग एंड हंटिंग एक्टिविटी? ऑप्शन ए क्या है? दैट इज प्रैक्टिस इन द मॉडरेट क्लाइमेट रीजन। ऑप्शन बी क्या है? इट इंक्लूड व्हाट? इट इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटीज। ऑप्शन सी क्या कहता है? डिपेंड्स ऑन हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड ऑप्शन डी कहता है दैट हंटिंग एंड गैदरिंग डिपेंड्स ऑन modern technology. So what do you think? Which one is the correct statement? Okay. So the correct statement is what? The correct statement that is option B involve primitive society. चलिए डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? That it practice in moderate climatic region. No, ये मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन पे प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बल्कि कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? जहाँ पर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके। डिपेंड ऑन हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देन अगेन इट इज नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? दैट इज लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके। डिपेंड्स अपॉन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगेन आंसर इज व्हाट? नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आपकी टेक्नोलॉजी होगी आपकी लो लेवल टेक्नोलॉजी। दैट इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटी, तो ऐसी सोसाइटी जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन वाले इलाके पे रहते हैं, जहाँ पर कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है, और ऐसे इलाके पे दे मोस्टली डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is an important region for commercial livestock rearing? तो स्टूडेंट बार बार आप देखिए एक कॉमन फीचर्स इसमें से कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना VYQs में, अधिकतर आपके इंपॉर्टेंट रीजन्स के बारे में पूछा जा रहा है। यानी आपको इसके लोकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी फार्मिंग जो है वो आपकी कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, और उसका लार्जेस्ट रीजन कौन सा है, या फिर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। इन पर्टिकुलर कंट्रीज के नाम, इन रीजन्स के नाम आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस से और विद मैप बेस्ड एक्टिविटी करोगे तभी जाकर याद होगी। ठीक है। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन इंडिया एंड ऑप्शन डी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए चेक करें। करेक्ट आंसर इज यूएसए, दैट इज ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन important reason for commercial livestock rearing? तो USA is the important reason for commercial livestock rearing। यहाँ जितने options। Now the next question, that is which one of the following is an important reason for subsistence gathering? तो subsistence gathering के लिए important region कौन सा है? साउथ अफ्रीका, अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया और डी मैक्सिको। तो what is the correct answer? तो चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में आपकी किस तरह की गैदरिंग प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है? सबसिस्टेंस गैदरिंग प्रैक्टिस देखने। ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मिक्स फार्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। अब मिक्स फार्मिंग के फीचर क्या है? ऑप्शन ए, इट इज मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग मिल्क एनिमल। ऑप्शन बी, इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन व्हाट? ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंडरी। ऑप्शन सी कहता है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस इन कॉलोनी। एंड ऑप्शन डी कहता है द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली। तो व्हाट इज द करेक्ट फीचर ऑफ द मिक्स फार्मिंग? तो चेक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन व्हाट? ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके। तो ये थे आज के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। आई होप कि यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए हैं और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्राइमरी एक्टिविटीज आपको किस तरह के क्वेश्चंस। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लाइफ।